मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। डेटा गोपनीयता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी, 15 मार्च, 20 अगस्त, 25 नवंबर। तो देखिए भाई किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 28 जनवरी को। ये किस दिन मनाया जाता है भाई? 28 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? डेटा गोपनीयता दिवस। तो प्रत्येक साल पूरी दुनिया 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाती है और ये गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? 12,000 करोड़ रुपए, 32,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए। तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। इसमें एक मेगा पोर्ट होगा, एक हवाई अड्डा परिसर होगा और 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर होगा। सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह विकास निगम परियोजना का प्रस्तावक होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 24 जनवरी, 15 जुलाई, 25 अप्रैल। तो ये जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, जहाँ जैसा कि आप जानते हैं 24 जनवरी को। हरियाणा किस राज्य की सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुना पार जिले की आदि बद्री बांध में बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता दूं कि यह हिमाचल प्रदेश के साथ 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए दोनों सरकारों ने। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश सीमा के पास स्थित है और इस जगह को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। और आपको बता दूं कि इस क्षेत्र को तीर्थस्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा और यह बांध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु हरित नियमों को रेखांकित किया है। तमिलनाडु, मेघालय, असम, कर्नाटक। तो ये कौन सा राज्य है भाई? तो ये है आपका मेघालय। तो हाल ही में बता दूं आपको कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है और इन ब्रिजेज को जिंकिंग जी भी कहा जाता है। इनका निर्माण जो है पारंपरिक जनजाति ज्ञान प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़ किया जाता है और मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो है जीआई टैग के लिए मेघालय का प्रयासरत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विज्ञान। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिपिन चंद्रपाल। तो आपको बता दूं कि जाने माने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का 28 जनवरी को 197वां जयंती है इनकी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने देशभक्ति के लिए पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया। और लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। और लाला लाजपत राय किस लिए जाने जाते हैं? ये हिंदू समाज सुधार के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। और जैसा कि आपको जानते हैं कि यहाँ पर इनका लाठी चार्ज में इनका अंत हुआ था अमृतसर में। प्रसिद्ध पुरातत्वविद किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागस्वामी को 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया? असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ये तमिलनाडु के जाने माने पुरातत्वविद हैं
और इन्होंने तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक के रूप में भी कार्यभार संभाला और पद्म भूषण आर नागास्वामी की 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हुआ था। और नागास्वामी को महाबलीपुरम में मूर्तियों पर उनके पुरालेख अनुसंधान के लिए भी जाना जाता है। नागास्वामी को अगर अब देखा जाए तो 2018 में पुरातत्व में उनके शोध कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये जो है कलाई मां मणि पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। चलिए आए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? 2 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर। तो आपको बता दूं कि गूगल ने अभी हाल ही में कहा है कि हम एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं। आइए इसमें चर्चा में काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस मुद्दे को लेकर के हम आज आपसे बात करेंगे। रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है, ये यूक्रेन और रूस का संघर्ष क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तो ये रीज़न जो है, ये मुद्दे क्यों इतना ज़्यादा छाए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। ये आखिर फिलहाल सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में कहा गया कि जो रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव इस क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। तो यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सीमा पर हमारे 90,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि रूस से सटा हुआ या यूरोपीय देश है यूक्रेन, जो कि काला सागर के तट पर स्थित है। ये देख रहे हैं बीच में आपका काला सागर है, ये जो है यूक्रेन है, इधर आपका रशिया है। यूक्रेन काफी बड़ा देश है यूरोपीय देशों में। प्रमुख बिंदु की अगर बात किया जाए तो यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं, क्योंकि जब सोवियत संघ था तब यूक्रेन जो है सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। रूस और यूक्रेन में कई समूहों के लिए देशों की साझा विरासत पर एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण था। आखिर इनके बीच संघर्ष क्यों हुआ? संघर्ष का कारण क्या बना? तो देखो, सबसे पहले तो शक्ति संतुलन को लेकर के विवाद है। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। पश्चिमी देशों के लिए जो है एक एक बफर जोन है। ये बफर जोन यानी एक सैंडविच की तरह आप कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच का जो सीमावर्ती। अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। रूस के साथ तनाव बढ़ने से अमेरिका और यूरोपीय संघ यूक्रेन की रूसी नियंत्रण से दूर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब देखो, काला सागर में भी रूस की रुचि है। काला सागर तक सीमा अगर वो पहुंचता है तो यूरोपीय देशों से, अफ्रीकी देशों से जो उसके व्यापार है वो मजबूत होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि रशिया ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र में है कि जहाँ केवल आर्कटिक सागर का क्षेत्र उसके तटवर्ती एरिया में है। कैस्पियन सागर है तो कैस्पियन सागर में कोई व्यापार खास तौर से हो नहीं सकता। हालांकि काला सागर से भी उसकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो काला सागर पे भाई अपना आधिपत्य तो जमाना ही चाहेगा, जबकि यूक्रेन भी काला सागर पे है। तो जो काला सागर क्षेत्र है अद्वितीय भूगोल रूप से रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। काला सागर तक पहुंच सभी तटीय एवं पड़ोसी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी, यह क्षेत्र माल ऊर्जा के लिए भी एक महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा भी है, क्योंकि इसी से भूमध्य सागर की ओर आप बढ़ जाएंगे। यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन अभी हो रहा है। तो यूरो मैदान आंदोलन यूक्रेन में प्रदर्शनों नागरिकों के शांति की एक लहर थी, जो नवंबर 2013 में कीव में नेजा लेज़्नोस्तानी मैदान में सार्वजनिक विरोध के साथ शुरू हुई। तो रूस और यूरेशियन आर्थिक संघ के घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर को लंबित करने के लिए यूक्रेनी सरकार के फैसले के साथ विरोध तेज हो गया। तो वहाँ के मतलब जनता भी जो है काफी विरोध कर रही है यूरोपीय संघ से बाहर होने का, जो यूक्रेन ने मोड बनाया था। तो अलगाववादी आंदोलन जो है यहाँ पर चल रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का डोनाबस जो क्षेत्र है, यहाँ पर 2014 में रूसी समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है। और यूक्रेन सरकार के अनुसार आंदोलन रूसी सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जाता है और रूसी अर्धसैनिक बल यूक्रेन सरकार के खिलाफ अलगाववादियों की संख्या 15 से 80% के बीच है। एक क्रीमिया आक्रमण का जो है इनके बीच के विवाद का आक्रमण जो है कारण बना। रूस ने
यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था और जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीपीय पर कब्जा क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद वर्ष 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद जो दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में व्यापक अशांति का हिस्सा बना। क्रीमिया आक्रमण उसके बाद के विलय ने रूस के इस क्षेत्र में समुद्र तटीय लाभ दिया है, जो कि यूक्रेन के विवाद का कारण बना। यूक्रेन की नाटो सदस्यता, तो ये देखो यूक्रेन जो है उत्तरी अटलांटिक संधि जो संगठन है नाटो, उसका जो है ये सदस्य बन गया है और रूस ने इस तरह के एक कदम को रेड लाइन घोषित किया कर दिया है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों तक उसकी पहुंच के परिणामों के बारे में चिंतित है। क्योंकि भाई वो नाटो का अगर संगठन बन गया है तो आप जाने हैं कि जो कोल्ड वार का दौर था तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो विवाद हुआ करते थे, तो ये नाटो में शामिल होने का मतलब अमेरिकी खेमे में जाना। तो काला सागर बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया जो है रूसी, तुर्की, यूक्रेन से घिरा है, ये सभी नाटो देश हैं, जो रूस की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। नाटो देशों और रूस के बीच इस टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और संभावित समुद्री फ्लैश पॉइंट। तो ये जो है विवाद के रीजन है, इसके वजह से यहाँ पर ये संघर्ष चल रहा है। अब देखो नाटो ने क्या कर दिया कि रूस की सीमा पर अपने जहाज और सैनिक तैनात कर दिए। तो इससे क्या विवाद हो रहे हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस द्वारा की जा रही सैन्य तैनाती के बढ़ते तनाव के बीच नाटो के सहयोगी राष्ट्रों ने अपनी सेनाओं को तैयार कर रहने का निर्देश दिया है। यूरोप की पूर्वी सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु जहाजों और लड़ाकू विमानों को अब देखो ये जो युद्ध की अगर स्थिति बनती है तो ये एक तरीके से वर्ल्ड वार हो जाएगा ये, क्योंकि जो है नाटो में कई देश, पूरे पश्चिमी देश लगभग शामिल हैं। तो नाटो सैन्य से अगर रशिया का युद्ध होता है तो उसका मतलब है कि पश्चिमी देशों में जो है युद्ध होना, जो कि दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। तो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग रह चुके यूक्रेन और रूस दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति 2013 के अंत में यूरोपीय संघ के साथ ही एक ऐतिहासिक राजनीतिक व्यापार समझौते के लेकर बढ़ गई थी। यूक्रेन रूस समर्थक तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच द्वारा समझौते पर वार्ता स्थगित किए जाने के पश्चात राजधानी क्यू में हफ्तों भर विरोध प्रदर्शन की हिंसा में बदल। तो इसकी राजधानी क्यू है। देखो जब यूरोपीय जो संघ है, उस यूरोपीय संघ से जब यूक्रेन की सरकार ने जब समझौता किया तो जो रूसी समर्थक लोग हैं जो यूक्रेन में, उन लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। यह बात जो है अभी हमने इसके पहले भी बताई आपको। फिर मार्च 2014 में रूस ने अपने हितों और रूसी भाषी नागरिक सुरक्षा का बहाना करते हुए दक्षिण यूक्रेन में ताकतवर वफादारों की सहायता से एक स्वायत्त प्रायद्वीप क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो क्रीमिया अभी युद्ध भी हमने इस पे जिक्र किया आपको। तो ये सब रीजन बने कि इसके तुरंत बाद यूक्रेन ने जो है डोनेट्स्क और लुहांस क्षेत्रों में रूसी समर्थक अलगाववादियों ने क्यू से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसके पश्चात महीने तक भारी लड़ाई जारी रही, जो कि गृह युद्ध यहाँ पर छिड़ गया और फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता की और मिन्स्क और क्यू मॉस्को के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बावजूद यूक्रेन और रूस के बीच बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन। तो न अभी नया घटनाक्रम क्या है उसकी भी जानकारी आपको मैं देता हूं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के यूक्रेन अधिकारियों द्वारा जो यूक्रेन की सीमा के नजदीक रूस की असामान्य सैन्य गतिविधियों को लेकर के 2 सप्ताह के बीच बयान जारी किए जा रहे हैं। रूस द्वारा अटलांटिक जो नाटो की सदस्यता की आकांक्षी यूक्रेन के साथ लगी सीमा पर लगभग 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। तो नाटो भी जो रूस भी तैनाती कर रहा है, नाटो भी कर रहा है। तो इस प्रकरण में जो रूस की मांगे क्या हैं, रूस क्या चाहता है, इस बात को आइए समझा जाए। रूस का कहना है कि यदि नाटो द्वारा मई 1997 के बाद गठबंधन में शामिल हुए यूरोप के सभी देशों से अपनी सेना वापस बुला ली जाती है तो वह सैन्य वृद्धि कम कर देगा। फिर रूस कह रहा है कि इसका प्रभावी अर्थ ये होगा कि नाटो रूस की सीमा से लगे किसी भी बाल्टिक देश, जो बाल्टिक देश हैं, देखो बाल्टिक देश ये भी ज्योग्राफी में सवाल आया, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये जो बाल्टिक कंट्री हैं जो कि यूरोप महाद्वीप के यूरोप में जो है बाल्टिक सागर के तटवर्ती देश हैं ये। तो इन देशों जो बाल्टिक देश हैं और पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य जैसे मध्य यूरोपीय देशों और क्रोएशिया, स्लोवेनिया जैसे तत्काल बाल्कन देशों में, ये देखो ये बाल्कन देश है, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, इनको बाल्कन कंट्री कहा जाता है, अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता।
तो इस पर जो है कोई रूस एक्शन नहीं लेगा यदि ये जो है नाटो अगर अपनी सेना वापस लेता है। फिर रूस चाहता है कि यदि नाटो अपने गठबंधन में किसी और विस्तार की योजना का विचार त्याग दे, अर्थात यूक्रेन और जॉर्जिया के अपने सदस्य के रूप में शामिल नहीं करे, तो रूस की एक अन्य मांग ये है कि नाटो द्वारा रूस की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्व यूरोप और यूक्रेन जॉर्जिया युद्धाभ्यास नहीं किए जाए। मतलब रूस ये चाहता है कि जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं, उन पूर्वी यूरोपीय देशों से अगर नाटो अपनी सदस्यता उनकी वापस कर देता है, अपना विस्तार नहीं करना चाहता है, तो रूस जो है पीछे हट जाएगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ चीज़ों की ध्यान जाने की ज़रूरत है। वो क्या है कि देश के पूर्वी भाग में जो पूर्वी भाग है कीव और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच जारी लड़ाई में 14,000 लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जो है अक्टूबर 2021 में रिपोर्ट के अनुसार मारे गए लोगों में 3,393 सामान्य नागरिक थे, जो कि सैनिक नहीं थे। अब देखो ये जो नाटो बार-बार आ रहा है आपके बीच में, तो ये नाटो क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। ये एक अंतर सरकारी संगठबंधन है। वाशिंगटन संधि द्वारा इसको स्थापित किया गया था और इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यहाँ पर ये गठन हुआ। इसका जो मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में है ना, ब्रसेल्स बेल्जियम में है और एमाइड कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय मॉन्स बेल्जियम में है। तो इसकी संरचना कैसी है? तो नाटो की स्थापना के बाद से गठबंधन में नए सदस्य देश शामिल होते रहे हैं। शुरुआत में नाटो गठबंधन में केवल 12 राष्ट्र शामिल थे। इसके बाद सदस्यों की संख्या लगातार बढ़कर 30 हो चुकी है। नाटो गठबंधन शामिल होने वाला सबसे अंतिम देश जो है उत्तरी मकदूनिया था, जो कि 27 मार्च 2020 में शामिल हुआ था। नाटो के सदस्य इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने में जो है सक्षम किसी भी यूरोपीय राष्ट्र के लिए खुली है। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए ये जो है नाटो सैन्य संगठन है। मिन्स्क समझौते के भी जो है ज़िक्र जो हो रहा था रूस और अ यूक्रेन के बीच। तो ये आइए देखा जाए कि मिन्स्क समझौता क्या था? तो इसमें 2 तरह के समझौते हुए थे मिन्स्क समझौता। तो यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 12 सूत्री संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की। तो जो मतलब यहाँ पर जो गृह युद्ध चल रहा था, तो उस गृह युद्ध को मतलब उसका समाधान के लिए जो रूसी समर्थक लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे और यूक्रेन की सरकार के बीच ये समझौता हुआ था, जिसे मिन्स्क समझौता हम लोग बोलते हैं। इन प्रावधानों में कैदियों का आदान-प्रदान और मानवीय सहायता का वितरण, भारी हथियारों की तैनाती से हटाए जाना शामिल था। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन किए जाने से समझौता शीघ्र ही टूट गया। फिर दूसरा समझौता हुआ 2015 में, जो कि फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत हुआ और दूसरे मिन्स्क समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था। हालांकि इस समझौते के विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई समाप्त करने और सीमा और यूक्रेन राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के तैयार किया गया था। अब ये समस्या समझिए कि जो यूक्रेन की है वो कुछ इस तरीके की समझिए कि जैसे भारत में नक्सलवाद की समस्या हो। ये हमारा गृह युद्ध का मामला घरेलू मामला है। लेकिन कभी-कभार नक्सलवादियों से भी सरकारी जो है बयान होता है, समझौते होते हैं कि इस तरह के अब कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीके से जो रूसी समर्थक लोग हैं, जो यूक्रेन में विरोध कर रहे थे, उनके बीच ये मिन्स्क समझौता हुआ था। तो ये समझौता जो है काफ़ी दिन तक नहीं चल सका। तो रूस का देखो जो कुल मिलाकर के जो इच्छा है कि हमारा जो काला सागर पे जो आधिपत्य हो अपना हो, साथ ही साथ वो नाटो का जो विस्तार है उसको लेकर के चिंतित है, क्योंकि नाटो अगर विस्तार करते हुए रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पूर्वी जो यूरोप है, पूर्वी यूरोप ही तो रूस के साथ सीमा साझा करता है। अगर पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ नाटो का इस तरह से विस्तार होता रहा, तो रूस के लिए जो है चिंता का विषय बना रहेगा। अब देखिए देखना ये होगा कि ये मामला कितना जो है आगे बढ़ता है। अभी तो केवल तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी कोई इस तरह से हाँ,
कुछ अभी हमले-वमले की भी बातें मीडिया में आ रही हैं, तो उनको लेकर के भी देखता जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा था करंट इश्यूज़ को लेकर के, जिसको आज हमने बातें की आपसे। तो ये सिविल सर्विसेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो उस तरह के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव जो सवाल हैं, वो उतना है उसको देखें और अगर इंटरेस्ट है आपका, तो इसको भी पढ़ने में कोई जो है दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको बहुत सारे सवाल मिल गए, जैसे बाल्टिक कंट्री मिल गए, ना बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मिला आपका। तो इस तरह से करंट अफ़ेयर्स की श्रृंखला आपकी जारी रहेगी। तो हमें अपनी कमेंट बॉक्स में बताना आप ना भूलें कि ये क्लासेस कैसी लगी। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करना भी ना भूलें। हाँ, जो लोग नए हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप जो है लगातार हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।